Hello everyone. In this video lecture, we are starting a new series और इस सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी, सीएसई प्लस यूपीपीएससी प्लस यूपीएससी के द्वारा जो और एग्जाम लिए जाते हैं उसके अंदर हमारे जो पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम 25 क्वेश्चंस की एक एक वीडियो की सीरीज में हम लोग देखेंगे और बहुत सारी वीडियोज आने वाले हैं इसके अंदर। हम लोग स्टार्ट करेंगे 25 क्वेश्चन से और ये टॉपिक वाइज रहेंगे। जैसे आज के टॉपिक में मतलब ये आप स्टार्टिंग से जैसे पढ़ते जाते हैं हम लोग लक्ष्मीकांत कि इसके अंदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, कॉलोनियल रूल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देन सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, शेड्यूल एंड पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप। तो शुरू के जो 5 6 7 चैप्टर है लक्ष्मीकांत के अंदर दिए हुए उसके अंदर से आए हुए जो भी सारे हमारे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 20 30 32 साल के क्वेश्चंस, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और काफी सारे हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा प्री 2024 का। ये कह रहा है भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सोशलिस्ट पार्टी सी राजगोपालाचारी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम, स्वतंत्र पार्टी आचार्य नरेंद्र देव। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते थे, हमने स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं हम लोग, जो नेहरूवियन एरा रहती है उसके अंदर कुछ कुछ दिया हुआ है इसके बारे में। स्वतंत्र पार्टी इन्होंने 1957 के अराउंड बनाई थी कुछ, और ये मोस्टली कैपिटलिस्ट पार्टी थी। सी राजगोपालाचारी, उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन करके ये पार्टी बनाई थी। तो ये वाली पार्ट इनके साथ में एसोसिएट सी राजगोपालाचारी है। और सोशलिस्ट पार्टी हमारी जो 1934 में बनी थी कांग्रेस के अंदर, सोशलिस्ट पार्टी वो ही आगे जा करके ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंटिन्यू रही थी 1948 के बाद में भी। और ये आचार्य नरेंद्र देव थे उसमें इंक्लूडेड। हम लोग इसको हिस्ट्री के अंदर देखते हैं मेनली, तो वहां से ये क्वेश्चन सॉल्व होता। तो पहला, दूसरा और चौथा ये इस तरीके से एसोसिएट होने थे। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ये हमने किसी भी बुक के अंदर नहीं पढ़ा है वैसे जनरली, बट जगजीवन राम कांग्रेस के एक वेटरन थे। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी में भी इन्होंने आफ्टर द इमरजेंसी ही मस्ट हैव स्प्लिट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड मे हैव मेड दिस, जगजीवन राम। एंड भारतीय जनसंघ हमको पता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था 1953 में, ये इन्होंने रिजाइन कर दिया था कांग्रेस से। कांग्रेस के गवर्नमेंट में ये मिनिस्टर थे एंड आफ्टर द नेहरू लियाकत पैक्ट इन्होंने रिजाइन कर दिया था। सो श्यामा प्रसाद मुखर्जी फॉर्म भारतीय जनसंघ और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम, इसको लेकर के हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। ओनली टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। हमको पता है एक बात कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये कब बनी थी? ये बनी थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को। यस, 11 दिसंबर 1946 इसको भी कुछ इवेंट हुआ था। देन 13 दिसंबर 1946। देखिए 13 दिसंबर जो 1946, तो हमको पता है ये नेहरू जी ने इस समय पे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इसमें इंट्रोड्यूस किया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस इस समय किया था, बट ये पास बाद में हुआ था कुछ 22 जनवरी 1947 उस समय पे था। ये एक और सी डेट है 1947 में, वो हम लोग देखेंगे अगर सॉल्यूशंस में देखेंगे तब। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको इसका हेड बनाया गया था, क्योंकि इलेक्टेड नहीं थे वो। हमारी एक फ्रेंच प्रैक्टिस है कि जो ओल्डेस्ट मेंबर रहते हैं उनको अगर उनकी इनअवेलेबिलिटी में परमानेंट मेंबर की उनको बनाया जाता, तो 9 दिसंबर को इनको इलेक्ट वो इनको चेयरमैनशिप दी थी, प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाया था इनको। और उसके बाद में 11 दिसंबर को इलेक्शंस टुक प्लेस एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज मेड द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके अलावा दो डिप्टी स्पीकर भी थे उसमें, नाम हम लोग सॉल्यूशंस में देखेंगे। आई डू नॉट रिमेंबर द नेम्स। सो हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर? ये हमारे हो गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। Which one of the following statement best reflect the chief purpose of the constitution of a country? देखो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन वाली गवर्नमेंट, ये तरीके का क्वेश्चन 3 4 बार पूछा है हम लोग इसी पेपर में देखेंगे। 3 बार क्वेश्चन आया है। 2023 का क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन के का पर्पज यही है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो लिमिटेड होनी चाहिए, लिमिटेड गवर्नमेंट इसका पर्पज है। हम बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर द
मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉज, चीफ पर्पज ये पूछ रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है, ये भी है ऑप्शन। इट एनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज, ये भी क्रिएट करता है। इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी, ये भी करता है। बट इट डिफाइंस द लिमिट्स एंड द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट इज द ऑप्शन, बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे हमारा पहले लॉ डे मनाते थे 26 नवंबर को, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन डे से रिप्लेस कर दिया गया बाद में। और अभी हम लोग 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा अडॉप्शन था और एनेक्शन था, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। बट कमेंसमेंट कब था? 26 जनवरी 1950 को। इट इज द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। So the Constitution Day is celebrated on 26th of November every year to promote constitutional values among citizens. ठीक है। On 26th of November 1949, the Constituent Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a draft constitution of India. हम लोग अगर इसको देखें, ड्राफ्ट कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की थी, वो एक इंपॉर्टेंट कमेटी थी जो चेयर करी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और ये आपकी कमेटी है जो ये बनी है आपकी आजादी के 14 दिन बाद, मतलब 29 ऑफ अगस्त 1947। मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी 9 दिसंबर 1946 को ही। तो एक साल तक, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्ट कमेटी ही एक साल में ऑलमोस्ट अगस्त में बन रही है। तो उस समय तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या हो रहा था? डिस्कशन, डिबेट हो रही थी। उसके बाद में मे बी ड्राफ्ट कमेटी उन्होंने बनाई थी। तो ये चीज आप याद रखना हमेशा, 29 अगस्त 1947 में भी ये डेट है, हम देखते हैं सॉल्यूशन में। बट ये डेफिनेटली गलत है क्योंकि 26 नवंबर ये अडॉप्शन एंड एक्शन की डेट है। स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। सो द आंसर इज स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। Which one of the following factors constitute the best safeguard of liberty in a liberal democracy? लिबरल डेमोक्रेसी में लिबर्टी का बेस्ट सेफगार्ड क्या है? ए कमिटेड जुडिशरी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इलेक्टेड गवर्नमेंट के बाद में भी हो सकता है कि आपको लिबर्टी ना मिले। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के बाद में तो लिबर्टी के चांसेस भी नहीं है। ए कमिटेड जुडिशरी होने के बाद भी सेफ गार्ड नहीं मिलेगा। बट सेपरेशन ऑफ पावर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पे चेक्स रखेगी, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पे बैलेंस चेक रखेगी, जुडिशरी बाकी दोनों पे रखेंगी। तो लिबर्टी हमारी मोस्ट सेफ गार्ड इसके साथ में हो सकती है, डी। लेट्स सी। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। ये सही है। हमारे हमारे देश में सिटीजनशिप एक रहती है, जबकि यूएस के अंदर दो सिटीजनशिप रहती है, स्टेट की भी रहती है और सेंटर की भी रहती है। और हमारा डोमिसाइल भी एक ही रहता है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि यहाँ पे हम लोग डोमिसाइल है इतने टाइम से। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका एक ही बनेगा, आप कहाँ के डोमिसाइल है। सिटीजन बाई बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट, ये गलत है। इंडिया के अंदर हेड ऑफ द स्टेट के लिए दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि आप या तो इंडिया के अंदर ही बॉर्न हो, दूसरी कंडीशन है आप नेचुरलाइजेशन से भी अगर हो तो आपको हेड ऑफ द स्टेट बनाया जा सकता है। बट यूएस के अंदर सिर्फ आप इफ यू आर यूएस बॉर्न सिटीजन देन ओनली यू कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। ए नेचुरलाइज सिटीजन कैन नॉट बिकम ए हेड ऑफ स्टेट इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये वाला गलत हो गया। फॉरेनर बर्न्स ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। अब देखिए, या तो हमको कंडीशंस याद है, उसके अंदर कुछ कंडीशंस दी हुई है। बट अगर हम इस स्टेटमेंट की एब्सोल्युटली देखें कि ये कितना एब्सोल्यूट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि उसकी सिटीजनशिप हटा ही नहीं सकते कि फॉरेनर की, वंस ग्रांटेड, कुछ कंडीशंस तो होंगी तब हम लोग उसकी सिटीजनशिप को हटा सके। तो ये भी बिल्कुल गलत है। आई थिंक द आंसर शुड बी वन। What was the exact constitutional status of India on 26th of January 1950, pre-2021? A democratic republic, a sovereign democratic republic, a sovereign secular democratic, sovereign socialist secular democratic republic। ये हमारा प्रियम्बल दिया हुआ है। तो देखो, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीन शब्द हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए थे। तो इन दोनों को हटा दो, सेक्युलर भी हटा दिया, तो सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ये देखिए वही 2023 का जो क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल वाली गवर्नमेंट का। लिमिटेड गवर्नमेंट, ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन नंबर 9। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नो लीगल इफेक्ट आइदर। ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो हमारा इस पे जो जजमेंट वगैरह चल रहे थे बेरुवारी यूनियन में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं है पार्ट, बाद में केशवानंद भारती में बोला था पार्ट है। तो ये दोनों चीजें कि नॉट ए पार्ट वाला तो हटा ही दो। ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, ऐसा भी नहीं है कि लीगल इफेक्ट है इसका दूसरे जो हमारे क्लॉज है, दूसरे आर्टिकल्स है, उनके साथ अगर हम एसोसिएट करते हैं तो उनको इफेक्ट देने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। सो इट इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स, मतलब इसको ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Other than fundamental rights, which of the following part of the Constitution of India reflects the principles and provisions of the Universal Declaration of Human Rights? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर प्रियम्बल के अंदर हमने देखा है, हाँ, लिबर्टी ऑफ फेथ बिलीफ, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप, ये सारे क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स के अलावा कुछ चीजें हैं जो हमारे डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट से रिलेटेड होंगी। ह्यूमन राइट से रिलेटेड ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कुछ चीजें हैं जो हम देना चाहते हैं हमारे सिटीजन्स को। डीपीएसपी में आ गए फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज में सिटीजन कुछ कर रहे हैं, उनकी ड्यूटीज है कुछ, तो ऐसा कुछ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में है कि सिटीजन्स की ड्यूटीज भी रहेंगी। हम कुछ राइट्स देते हैं, स्टेट गिव्स द राइट टू द सिटीजन्स एंड एज वेल एज एक्सपेक्ट सम ड्यूटीज फ्रॉम द सिटीजन्स। तो whether it is given in the universal declaration of human rights, आई एम नॉट श्योर अबाउट थ्री। हम लोग अभी देखेंगे, 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड तो होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम लोग ये 2 पॉइंट पे पहुंच गए हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सॉल्यूशंस। 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे, फिर 11 टू 20 अटेम्प्ट करेंगे, उनके सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद बाकी के 5 देखेंगे और उनके सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन अगेन, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा भारतीय जनसंघ के बारे में। तो द पार्ट वन इज करेक्ट। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेड भारतीय जनसंघ ऑन 21st of October 1951 at Delhi and he became its first president. Okay. ओके 1951 में बना था ये 21st of October। तो हमको लाइक 1951 याद रखना है कि 1951 में बना था भारतीय जनसंघ एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके साथ एसोसिएटेड थे। सोशलिस्ट पार्टी, सी राजगोपालाचारी parted ways with the Congress in 1957 after being disillusioned by the path it was taking. He founded the स्वतंत्र पार्टी in 1959। 1959 में इन्होंने स्वतंत्र पार्टी बनाई थी। विच फेवर्ड क्लासिकल लिबरल प्रिंसिपल्स एंड फ्री एंटरप्राइज। हाँ, थोड़ा सा ये कैपिटलिस्ट वाली चीजें थी इसके अंदर। फ्री एंटरप्राइजेज मतलब इसके मेंबर्स थे अच्छे अच्छे एंटरप्राइजेज के जो हेड्स थे, और इसके अलावा कुछ सिविल सर्वेंट्स भी थे, इसके अलावा लैंडलॉर्ड्स भी थे। तो ये लेसेस जो फेयर वाली आपकी जो मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करनी चाहिए, सप्लाई डिमांड, उस चीज को थोड़ा सा कैपिटलिस्ट की तरफ इंक्लाइंड थे। यूएसएसआर के अगेंस्ट में थे थोड़े से, क्योंकि उनकी जो कम्युनिस्ट पॉलिसी थी। तो हम लोग सी राजगोपालाचारी का इतना याद रखेंगे, स्वतंत्र पार्टी से साथ एसोसिएटेड। बाबू जगजीवन राम रिजाइंड फ्रॉम द कैबिनेट एंड कांग्रेस पार्टी ऑन 2nd of February 1977। ही फॉर्म्ड हिज ओन पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, ये हमने सोचा था 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। और सोशलिस्ट पार्टी जो है आपके आचार्य नरेंद्र देव वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन 1934। 1934 में ये पार्टी बनी थी। As a radical faction working within the Indian National Congress, the Congress Socialist Party under the leadership of JP and Acharya Narendra played a major role in the Quit India movement। तो हम लोग थोड़ा सा ये याद रख सकते हैं, सीएसपी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में कौन कौन थे। एक तो आचार्य नरेंद्र देव थे, प्लस जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था सही से। ये हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, Constitution was framed by the Constituent Assembly of India established by the members of the provincial assemblies elected by the people of India। मतलब indirect elected members थे जो Constituent Assembly के अंदर आए हुए थे हमारे। सच्चिदानंद सिन्हा जी who was the oldest member of the assembly was elected as the temporary chairman of the assembly following the French practice। तो हम लोग ये चीज को याद रखना है। बाकी लक्ष्मीकांत में दी हुई है
ये चीजें अलग से हमको मार्क करने की या फिर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, वी विल मार्क देम विद इन आवर बुक ओनली। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो बी आर अम्बेडकर थे ही। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, हमारा ये सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पज? ऑप्शन सी इज द आंसर। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द बेसिक प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ ए नेशन that determines the power and duties of the government. A constitution serves multiple purposes. It provides a legitimate legal and political basis for the government. Although the constitution determines the objective for making the necessary laws and aims to promote social and economic political democracy, इसका chief purpose है to limit the power of the government. In fact, the constitutional government is by definition limited government. ठीक है, so ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो रहा है हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया was constituted on November 1946 under the scheme formulated by कैबिनेट मिशन। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो किसके अंडर में बनी थी? कैबिनेट मिशन। हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे इसको, हिस्ट्री के क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। और तो 26 नवंबर 1949, ये वाला हम देखते हैं आगे। असेंबली डेलिबरेटेड ऑन द मैटर्स, पहला सही है। दूसरा 29 अगस्त 1947, ठीक है, ये हमने देखा था 29 अगस्त 1947, 14 दिन बाद हमारी 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी हमारी। मतलब इसको याद रखने के लिए 14 दिन बाद आफ्टर द इंडिपेंडेंस, और 9 दिसंबर 1946 को आपकी पहली मीटिंग हो गई थी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो ये चीज को इस तरीके से याद रख सकते हो कि 6-7 महीने तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या चल रहा था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को बनी थी। तो और 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, और इट केम इनटू इफेक्ट, मतलब कमेंसमेंट की डेट थी 26 जनवरी 1950। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन ए लिबरल डेमोक्रेसी? The separation of power between LEJ constitute an important safeguard of liberty in liberal democracy. The doctrine of separation of power entails the division of the legislative, executive, and judicial function of government among different organs. This separation minimizes the possibility of arbitrary access by the government, since all the three organs act as check and balances on the powers of each other. Therefore, none of the three organs can usurp the essential function. तो ठीक है, हमारा यही है कि separation of power is the best safeguard of liberty in liberal democracy. अब 2021 का एक और क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। ठीक है, स्टेट सिटीजनशिप जैसा कुछ है नहीं हमारे यहाँ पे। अगर हमारे यहाँ पे किसी सिटीजन ने कहीं और की किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो उसकी यहाँ की सिटीजनशिप खत्म हो जाती है। डोमिसाइल, देयर इज ओनली वन डोमिसाइल। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैन बी मेड ओनली इन वन स्टेट यूटी। इन 2010 उत्तराखंड हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट देयर इज नो सेपरेट डोमिसाइल फॉर ईच स्टेट एंड देयर इज ओनली वन डोमिसाइल फॉर द एंटायर कंट्री। ठीक है, इसको याद रखना है हमारा वन डोमिसाइल को, क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग विच इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट नथिंग इन लक्ष्मीकांत। सो ये हमारा है यूके हाई कोर्ट का जजमेंट। ए सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट, गलत। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, बोथ ए सिटीजन बाय बर्थ एज वेल एज नेचुरलाइज सिटीजन। यूएसए के अंदर जो सिर्फ बर्थ लेता है वो ही आपका सिटीजन है। ये देखो, ये सारे जो दिए हुए हैं कि यदि वो फ्रॉड से उन्होंने सिटीजनशिप ली है, डिसलॉयलिटी दिखाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, एनिमी के साथ में वॉर के टाइम पे अनलॉफुली ट्रेड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, आपने रजिस्टर के कराया, 5 साल के अंदर आपको 2 साल तक के लिए जेल हो गई, आप 7 साल के लिए बाहर रह रहे हो इंडिया से लगातार, तो इस तरीके की चीजों में आपकी सिटीजनशिप फोरफिट की जा सकती है। तो हमारा वन आंसर इसमें सही है। सो द आंसर ऑफ 6 इज ए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950? ये हम देख रहे थे 4 ऑप्शन, और 26 जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस बी होगा, क्योंकि बाकी शब्द तो हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए थे। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, वही लिमिटेड गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Preamble to a constitution embodies the fundamental values and philosophy on which the constitution is based, and aims and objectives which the founding fathers of the constitution enjoined the polity to strive to achieve। सबसे पहला हमारा केस था बेरूवार यूनियन केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
इसने कहा कि प्रियम्बल कैन बी यूज्ड एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल इफ ए टर्म इन एनी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एम्बिगुअस। मतलब अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल है जिसको आप सही से इंटरप्रेट नहीं किए जा सकते, तो जो ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ द प्रियम्बल है उसके अंदर उसको ध्यान में रखते हुए हम उस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को या तो सही है या गलत है ऐसा बोल सकते हैं। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रियम्बल इज ए पार्ट एंड इट कैन ऑल्सो बी अमेंडेड। तो हमारा अमेंड हुआ ही था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी तीन चीजें ऐड की थी। एक बार ही हुआ है प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड आज तक। द प्रियम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट दैट दस हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। अब ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है हमको सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बोले कि इसके अंदर ये चीज है कि सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इनको आप एनफोर्स करो। इनका क्या मतलब है एनफोर्स? एक बिना आर्टिकल के साथ एसोसिएट किए हुए इनको कैसे एनफोर्स करेंगे? तो इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है विदाउट द अदर आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट, a part of the constitution but has no legal effect independently of other parts. Question number 10, other than the, अच्छा देखो इसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटी हम लोग सोच रहे थे है या नहीं है। तो यूडीएचआर, इसको इस तरीके से याद रख लो, यूडीएचआर 1948, हमारे राइट्स वगैरह इससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। इसके कुछ आर्टिकल हैं, आर्टिकल 28 टू 30 देखिए यूडीएचआर के, रिमाइंड्स अस दैट राइट्स कम विद ऑब्लिगेशन एंड दैट नन ऑफ द राइट्स मेंशन्ड इन द यूडीएचआर कैन बी यूज्ड टू वायलेट द स्पिरिट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। मतलब आपकी ड्यूटीज भी है साथ में, इन्होंने 28 टू 30 के अंदर लिखा हुआ है कि आपके राइट्स है, इसके साथ में आपकी कुछ ऑब्लिगेशंस भी है। ठीक है, इस चीज को हमको याद रखना है। सो द आंसर इज थर्ड। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन ये आया हमारा 2020 में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या करती है? एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से उनका क्या मतलब है? उनका काम है सिर्फ जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, जो ब्यूरोक्रेट्स है उसको इम्प्लीमेंट करना। एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, उनको क्या मतलब है कि कहीं पे 356 लग गया या नहीं लगा, उससे कोई मतलब नहीं है। एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो कैसे इंश्योर करेंगे? अगर कोई पार्टी पावर में है और उसको मेजोरिटी है तो वो पार्टी पावर में रहेगी या फिर कोएलिशन गवर्नमेंट बनाएगी, तो वो ऐसा तो नहीं कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने में हेल्प कर रहे हैं, तो ये सारे काम उनके नहीं है। एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी इनको इम्प्लीमेंट करनी है एंड दैट पब्लिक पॉलिसी विल बी द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे। पिछली गवर्नमेंट में थे आप, उनकी कुछ पॉलिसी थी वो इम्प्लीमेंट करोगे आप। नेक्स्ट गवर्नमेंट आई, उनकी कुछ और पॉलिसी है, पुरानी पॉलिसी को उन्होंने पूरा रिप्लेस कर दिया, तो वो इम्प्लीमेंट करोगे आप। ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन, ये देखो फिर से आया 2020 में क्वेश्चन, वही लिमिटेड गवर्नमेंट जैसा कुछ होगा, ये रहा लिमिटेड गवर्नमेंट। द नाइन्थ शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था नाइन्थ शेड्यूल। नाइन्थ शेड्यूल हमको पता है किस चीज का है। नाइन्थ शेड्यूल के अंदर कोई भी आपके एक्ट को जुडिशियल रिव्यू से बचाना होता था तो नाइन्थ शेड्यूल के अंदर डाल देते थे कि कोई भी लॉ पार्लियामेंट ने बनाया विच इज इन कॉन्ट्रावेंशन विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, तो उसको आप नाइन्थ शेड्यूल में डालो। तो इवन इफ दिस लॉ violates the fundamental rights then also it will not be null and void। सो ये नाइन्थ शेड्यूल का पर्पस था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया था इसको। और मेनली इसके अंदर मैक्सिमम वो जमींदारी वगैरह, लैंड सीलिंग वगैरह के एक्ट्स हैं जो इसके अंदर हैं। बट इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है, आई आर कोएल्हो केस 2006, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि केशवानंद भारती जजमेंट जब से आया है 24 अप्रैल 1973, उस दिन के बाद से इस वाले शेड्यूल के अंदर आपने जो भी लॉ ऐड किए हैं वो सब जुडिशियल रिव्यू किए जाएंगे कि वो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में है या नहीं है। सो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जवाहरलाल नेहरू। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ इज पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। लिमिटेशंस ऑफ पावर, मतलब आप नो बडी जब द लॉ, या फिर आप किसी में रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं लगा सकते, या फिर आप बाद में चेंज नहीं कर सकते उस लॉ को। तो लिमिटेशंस भी है कुछ भी पावर्स पे।
पीपल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ के अंदर आई हैव डाउट ओवर दिस। लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, रूल ऑफ लॉ में आपको लिबर्टी एंड सिविल राइट्स भी मिल जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14, consider the 15, consider the following statement: the Parliament of India can place a particular law in the ninth schedule of the Constitution of India. Yes, it can. The validity of a law placed in ninth schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. ये गलत है, पहले तक सही था, हायर कोहेलो केस के बाद में नहीं है। So only one. Democracy's superior virtue lies in the fact that it calls into activity the methods for strengthening executive leadership. उसका डेमोक्रेसी से क्या मतलब है? A superior individual with dynamism and vision, a band of dedicated party worker, इसका भी डेमोक्रेसी से क्या मतलब है? पहला पढ़ो, द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। तीसरा पढ़ो, सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनामिज्म, ए विजन। ये दोनों ही लगते हैं कि डेमोक्रेसी के वर्च्यूज हैं, बट अगर इन दोनों में देखते हैं हम लोग तो थोड़ा ए जो है वो हमारा लगता है, बट ए और सी दोनों ही लग रहे हैं। हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे उसके अंदर क्या दिया हुआ है। माइंड ऑफ द मेकर्स प्रियम्बल में है हमारा। ये किसी ने बोला भी था प्रियम्बल के टाइम पे कि जो माइंड मेकर्स का माइंड है वो पूरा हमने यूज करके प्रियम्बल में डाल दिया है। बाकी तो सारी चीजें प्रियम्बल को ही, प्रियम्बल के साथ में ही, कि प्रियम्बल को सपोर्ट करने के लिए, कि प्रियम्बल के साथ में दे आर इन कॉन्सोनेंस, मतलब प्रियम्बल के साथ में उनके साथ में कोई भी अपोजिट ना हो, सारे प्रियम्बल को फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बेडेड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये है हमारा लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ, एक्सप्रेशन, बर्स, लिबर्टी, थॉट, जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। तो इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। वही तो है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि सारे लोग इक्वल हैं। जो ये नेगेटिव नेगेटिव इक्वलिटी का मतलब है ना, कि सारे लोगों की प्रिविलेज नहीं होंगी, सब लोग बराबर हैं। पॉजिटिव इक्वलिटी का मतलब है कि जो लोग निचले स्तर पे डाउन ट्रोडन है, जो भी, उनको राइट्स दो और उनको बाकी लोगों के इक्वल में लाओ। द प्रोविजंस ऑफ द फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिफ्थ शेड्यूल हमको पता है 10 स्टेट्स है इसके अंदर, शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब, और ये हमारा सिक्स शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, डिटरमाइन द बाउंड्री बिटवीन स्टेट्स, determine the power, authority and responsibility of panchayat, protect the interest of all the border states. सीधे A. Which one of the following schedules of the Constitution of India contains provision regard anti-defection? 10th schedule, 52nd Constitution Amendment Act 1985। अगर कोई वॉलेंट्री आपका मेंबरशिप से गिव अप करता है वो डिफेक्शन में जाएगा। दूसरा, इंडिपेंडेंट मेंबर है वो अगर कोई भी पार्टी ज्वाइन करता है तो वो डिफेक्शन में जाएगा। नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद में अगर पार्टी ज्वाइन करने जाएगा तो वो डिफेक्शन में जाएगा। इसके अलावा अगर आप पार्टी विप के अगेंस्ट में वोट करते हो या फिर वोट नहीं करते हो तो वो एंटी डिफेक्शन में जाएगा। Government enacted the Panchayati Raj extension to scheduled areas in 1996. Which one of the following is not identified as its objective? To provide self-governance, to recognize traditional rights, to create autonomous regions in tribal areas, to free tribal people from exploitation. सेल्फ गवर्नेंस वाली चीज तो है ही इसमें। टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन्स इन ट्राइबल एरियाज, हमारे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनती है ऑलरेडी फिफ्थ शेड्यूल में। सिक्स शेड्यूल में हमारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल बनती है। तो पंचायती राज एक्सटेंशन में तो सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड करो उनको। कोई भी एक्सप्लोइटेशन वगैरह की जैसे चीजें हैं, ग्राम सभा का रोल आ जाएगा, एक्सप्लोइटेशन कम हो जाएगा, ट्रेडिशनल राइट इनके रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। तो ऑटोनोमस रीजन को क्रिएट करने का पर्पज मुझे नहीं लगता इसका होना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस हैज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। इकोनॉमिक जस्टिस, जस्टिस सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, तीन तो ये प्रीएम्बल में दिए हुए हैं, तो प्रीएम्बल तो आएगा ही आएगा। तो ये चला गया, ये भी चला गया। एंड द फंडामेंटल राइट्स,
फंडामेंटल राइट्स के अंदर क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस है, और ये आपका सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी बोलते हैं जिसको, तो ये होना चाहिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर एम्प्लॉयड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट? मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ये तो सही है, पार्लियामेंट्री फॉर्म इसी वजह से तो है। मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट हमारा कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज नॉट द हेड ऑफ द कैबिनेट, इट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज प्राइम मिनिस्टर हु इज द हेड ऑफ कैबिनेट। तीसरा हमारा गलत है, तो सीधे इसमें एलिमिनेशन से हो जाएगा, थर्ड हटा दो इसमें से। 1 and 2 ओनली। मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट। इस तरीके के क्वेश्चन अभी आना बंद हो गए हैं, ये एलिमिनेशन से पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चन हट जाते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव ए बियरिंग ऑन द एजुकेशन? किस किस के अंदर एजुकेशन आती है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ के अंदर आती है आर्टिकल 45 के अंदर। क्या रह गया इसके अंदर अभी? अप टू 6 years अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी स्टेट, तो ये आ गया। रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज, हमारा शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 है, उसके अंदर 29 सब्जेक्ट है, इसके अंदर 18 सब्जेक्ट है, दोनों के अंदर एजुकेशन है, एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम। फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स्थ शेड्यूल, इनके अंदर पावर्स आपकी जो उनके पास में है, क्या बोलते हैं, जो लोकल बॉडीज बनेंगी ना उसमें जिनको पावर्स मिलेंगी, तो उनको एजुकेशन अपने हिसाब से देने का प्रोविजन होगा। सेवन शेड्यूल के अंदर आपकी यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। हमारा एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो कंकरेंट लिस्ट में आ गया था, तो सारे होने चाहिए मेरे हिसाब से। अब हम लोग 11 से 25 के जो सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 11, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी? 11th का डी है, ठीक है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन वगैरह का काम है, नहीं है बाकी सारा काम। 12th, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ये हमने देख लिया, लिमिटेड गवर्नमेंट। 9th शेड्यूल हमने देख लिया, सही है, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे ऐड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब पीपल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। People's responsibility to the government cannot be attributed to the rule of law. Rule of law is nowhere defined in the constitution, but this term is often used by the Indian judiciary in their judgments. रूल ऑफ लॉ है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसको अमेंड नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से भी। Nobody is above the law. Equality is before law. नो मैन इज पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ए ब्रीच ऑफ लॉ, जो ये लिमिटेशन ऑफ पावर्स है ना, कि अगर आपने लॉ को ही वायोलेट नहीं किया तो आपको पनिशमेंट कैसे होगी, तो वो लिमिटेशन ऑफ पावर्स में आ गया, तो ये भी होगा। तो एक के अंदर ही कंफ्यूजन था, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, ऑब्वियसली ये रूल ऑफ लॉ, ये बॉटम टू अप अप्रोच हो गई, ये टॉप टू डाउन वाली है, तो ठीक है, 1 2 का 4। क्वेश्चन नंबर 15, द पार्लियामेंट ऑफ, हाँ, क्वेश्चन नंबर 15, पार्लियामेंट, इसका आंसर ए है, ठीक है। ये लोग पुट कर सकते हैं, आईआर को हेलो केस के बारे में हमने देखा ही था। 24 अप्रैल 1973, मार्क द डेट। क्वेश्चन नंबर 16, डेमोक्रेसी सुपीरियर virtue lies in the fact that it calls into activity. ऑप्शन ए, ठीक है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो शब्द है हमारा, वो कहाँ से आया है? डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेटोस। डेमोस का मतलब है पीपल, क्रेटोस का मतलब है, क्रेटोस का मतलब है पावर, पीपल्स पावर, पावर ऑफ द पीपल। Since democracy requires voters' decision making, hence intelligence and character of common people are called in. The mind of the makers, आपका हो गया प्रियम्बल। क्वेश्चन नंबर 18,
ऑप्शन बी इकोनॉमिक लिबर्टी। 19वां वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज ऑफ कोर्स। इसको नेगेटिव इक्वलिटी बोलते हैं। सारी स्पेशल प्रिविलेजेस फैसिलिटीज वो सारी किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, कुछ क्लास ऑफ द सोसाइटी के लिए हम लोग हटा देते हैं, एबोलिश कर देते हैं। इट ऑल्सो स्टैंड फॉर द एबोलिशन ऑफ ऑल मैन मेड इनइक्वलिटी डिस्क्रिमिनेशन। सही है, ये सारा है। दूसरी पॉजिटिव इक्वलिटी है, जिसमें आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे रिसोर्सेज का, इक्वल राइट प्रोवाइड करोगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी कम करो, इक्वल अपॉर्चुनिटी लाओगे। मतलब एक तरीके से ये होगा, ये लोग हैं जिन लोगों के हमको सबको इक्वल करना है, तो कुछ लोग ऊपर हैं तो, और तो इनकी प्रिविलेजेस को खत्म करके इनको इनके लेवल पे ले आओ, या फिर इनकी जो चीजें हैं उनको पॉजिटिव इक्वलिटी दे करके इनको ऊपर ले आओ। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वलिटी इस तरीके से देखी जा सकती है। नाउ द प्रोविजन ऑफ द फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल, ठीक है, हमको ये पता है, प्रोटेक्ट द राइट्स। Both the fifth and sixth schedule aim to protect the interest of scheduled tribes. The fifth schedule of the Constitution of India contains special provision for the administration and control of scheduled areas in several states. Scheduled area दो एरिया जहां पर scheduled caste की एक substantial number है। Sixth schedule of the Constitution of India contains special provision for the administration of tribal areas in the northeastern state। ठीक है, 20वां हो गया। Which one of the following schedule of the Constitution of India contains provision regarding anti-defection? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 सी, ठीक है। पीसा एक्ट जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेशन एक्ट है, जो प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंड करता है इन पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फिफ्थ शेड्यूल एरिया विद सर्टेन मॉडिफिकेशन। देखिए सिक्स शेड्यूल में एक्सटेंशन नहीं है, इसका इसका फिफ्थ शेड्यूल में एक्सटेंशन है सिर्फ। दीज एरियाज हैव प्रीपोंडरेंस ऑफ tribal population. This act is called Panchayat, the provisions of the Panchayat extension to the scheduled areas Act 1996. The PISA Act was enacted to extend the provision of 73rd and 74th Amendment Act to the 5th scheduled areas. Thus, it was meant to provide institutions of local self-government in the scheduled areas and to recognize the traditional rights of the people, tribals. The provisions of this act address some of the most complex problems of exploitation. The act did not have any provision of creating any autonomous regions. ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23, इकोनॉमिक जस्टिस हमारा प्रिएम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पॉलिसी के अंदर है। कैसे? आर्टिकल 39 में इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड टू द पुअर, और आपका हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। तो ये सारी चीजें हमारी इकोनॉमिक जस्टिस की ओर डायरेक्ट करती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। 24 के अंदर ए, ठीक है, लास्ट वाला गलत है, कैबिनेट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर भी डी है, क्योंकि फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल वाले में हमको कंफ्यूजन था। फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ट्राइबल ऑन अकाउंट ऑफ देयर इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस सो दैट दे कुड मेंटेन देयर ट्राइबल आइडेंटिटी without any coercion or exploitation. This includes promotion of education in their own language. एजुकेशन का प्रमोशन उनके इस शेड्यूल्स में भी है, so this will also be included. So this is the first part of 25 questions of previous years of polity. Next वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।